बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आप ठीक मेरे सामने देख रहे हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के पूर्व में प्रदेश प्रवक्ता रहे और अभी नया दायित्व मिला है राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर जेपी सिंह जी। सर पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। एक सवाल के साथ डॉक्टर साहब शुरुआत करते हैं। जफराबाद में यही 2022 में जब विधानसभा का चुनाव था, आपने बड़ी मेहनत की और इत्तेफाक से संगठन की तरफ से आप ही की पार्टी को ये सीट भी मिली है, आपने ये सीट निकाली भी। आपसे जानना चाहूँगा, अब आपको ओहदा मिला है प्रदेश प्रवक्ता से राष्ट्रीय महासचिव का, अब काम करने में कितनी आसानी होने वाली है? आसानी तो बहुत है, क्योंकि जनता का समर्थन पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में मिल रहा है। लोगों का विश्वास भरोसा इसलिए बढ़ गया है कि जो जनता की ज़मीनी मांग है उसका वो मुद्दा उठाने वाला हमारा राष्ट्रीय नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं, जो लगातार ये कह रहे हैं कि जिस देश में शिक्षा और दवाई अगर वो भी उसकी भी कीमत देना हो तो समाज स्वस्थ नहीं हो सकता। इसलिए कहा गया है, हमारे पार्टी की ज़बरदस्त मांग है कि हर व्यक्ति को फ्री इलाज हो, अनिवार्य रूप से इलाज हो और सभी हॉस्पिटल में इलाज हो। उसी तरह प्राथमिक से लेकर उच्च स्तर तक उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए सभी विद्यालयों में, चाहे वो प्राइवेट विद्यालय हो चाहे सरकारी विद्यालय हो, गरीब हो अमीर हो, समान और निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य करना सरकार को कानून बनाना चाहिए। डॉक्टर साहब एक दूसरा सवाल मेरा ये रहेगा कि पहले बहुत लंबे समय तक जिले में, उसके बाद फिर प्रदेश में, और अब जो ओहदा मिला है आपको राष्ट्रीय महासचिव का, कितना संघर्ष रहा है अब तक इस राजनीतिक दल में आपका निजी तौर पे? आप सभी पत्रकार बंधुओं का सहयोग प्रयास रहा है, जनता का भी हमारे प्रति जो समर्थन, दुआएं और विश्वास रहा है, उस आधार पे हम लोग सामान्य परिवार से आते हैं, लेकिन अपने ईमानदारी और मेहनत के बल पे लगातार काम करते रहे। क्षेत्र में काम किए, समाज में काम किए, शिक्षा के क्षेत्र में काम किए, विश्वविद्यालय छात्र संघ का पदाधिकारी में रहा, वहाँ काम किया और समाज में विभिन्न दलों में रहकर भी मेरी जो भावना थी कि समाज में भाईचारा स्थापित हो, गरीब हो अमीर हो, जात विहीन समाज की स्थापना मेरा मुख्य संकल्प है। और मैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे राष्ट्रीय स्तर पर दायित्व दिया है, जिसे मैं ईमानदारी से युवा साथियों को जोड़ते हुए, सर सामान को जोड़ते हुए संघर्ष में उनके कदम से कदम मिला के चलूँगा। और यह हमारी भी मांग लगातार रहती है कि जिस देश में दवाई और शिक्षा का पैसा लगेगा वहाँ समाज स्वस्थ नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे समाज में गरीबी अमीरी की खाई बहुत बड़ी है। ऐसे बांटने के लिए सरकार को विधानसभा और लोकसभा में कानून बनाना चाहिए कि कम से कम दवाई और पढ़ाई फ्री में हो, किसानों और युवाओं के लिए, किसानों के उनके दामों का, उनके उपज का उचित मूल्य मिले, और जो युवा बेरोजगार हैं उनके लिए कुटीर उद्योग, मत्स्य उद्योग, पशुपालन और घरेलू उद्योग को बढ़ावा देना चाहिए। सरकार को चाहिए कि अपने संसाधनों से उन्हें स्किल डेवलपमेंट के द्वारा और जो विदाउट इंटरेस्ट बैंक से लोन देके उनको आत्मनिर्भर बनाए, स्वावलंबी बनाए, जिससे प्रत्येक युवा मजबूत होगा, परिवार मजबूत होगा, समाज मजबूत होगा, हमारा देश जब मजबूत होगा तो हम चाइना अमेरिका के टक्कर तभी ले सकेंगे, क्योंकि हमारे देश में प्राकृतिक संसाधन बहुत है, मानवीय संसाधन भी बहुत है, लेकिन पूंजीगत व्यवस्था नहीं है। और नीतिगत व्यवस्था जो है इसलिए नहीं है कि यहाँ हर साल में किसी न किसी प्रदेश में चुनाव है, न निगम का चुनाव है, न स्थानीय निकायों का चुनाव है, नहीं तो राष्ट्रीय स्तर पर लोकसभा का चुनाव है। इसलिए सभी दलों के नेता चुनाव को जीतने के लिए उसी रणनीति में लगे हुए रहते हैं। देश का विकास कैसे हो, युवाओं को रोजगार कैसे मिले, शिक्षा स्तर कैसे देश के बढ़े, और दुनिया में भारत का सभी क्षेत्रों में, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, टेक्नोलॉजी का हो, कंप्यूटर का हो, और आधुनिक हथियारों के मामले में हम नंबर 1 हो, उस पर हम लोग काम नहीं कर पा रहे। इसलिए ये संसद में कानून लाना चाहिए कि देश में चुनाव एक साथ चुनाव हो। अगर विधानसभाओं का चुनाव हो रहा है तो देश के जितने प्रदेश हैं सबका चुनाव एक साथ हो, उसी के साथ लोकसभा का भी चुनाव हो। इस तरह का प्रयास करना चाहिए जिससे कम खर्च लगे, समय भी हमारा बचे, और जो समय बचे उस पर राष्ट्र के विकास के लिए सभी दल
सकारात्मक सोच पे काम करें। एक डॉक्टर साहब, अंतिम सवाल मेरा ये रहेगा, चूंकि विपक्ष की भूमिका में आप हैं, अखिलेश यादव ने अपनी आजमगढ़ की सीट भी छोड़ दी है और बड़ी मज़े की बात यह भी है कि गठबंधन में इस बार ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी के जो भी 1 अंकों के विधायक रहे हैं वो लगातार इस बार विपक्ष की भूमिका में लगे हैं विधानसभा में। आपसे जरा चुनावों के परिणाम से हट करके सवाल करना चाहूँगा कि बाबा का बुलडोजर और डबल इंजन की सरकार कई राज्यों को छोड़ दें जहाँ पे भाजपा के अलावा दूसरे शासित राज्य हैं, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, मध्य प्रदेश को हम ले लें और कई ऐसे सारे राज्य हैं जहाँ पर रामनवमी में, हनुमान जयंती में जुलूस के दौरान पत्थरबाजी हुई है। लेकिन सरकार ने जो प्रतिक्रिया दी है और सरकार ने जो कार्रवाई की है उसमें एक बात सामने निकल करके आ रही, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि माइनॉरिटीज़ को टारगेट किया जा रहा है और कार्रवाई जो हो रही है वो एक पक्षी हो रही है। इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मेरा कहना यह है कि माननीय योगी जी जो आदेश दिए हैं उसमें विलम्ब हुआ है, इसलिए इतनी घटनाएं हो गई हैं। ये है उनका जो आज मैं पढ़ रहा था अखबार में, उन्होंने आदेश दिया है कि बिना प्रशासन के परमिशन से किसी भी कोई भी धार्मिक जुलूस नहीं निकाला जाएगा, है कोई यात्रा नहीं निकाली जाएगी। ये आदेश और पहले होना चाहिए था। दूसरा, हमारे देश में जो ये घटनाएं घट गई है, ये घटना नहीं चाहिए थी, क्योंकि हमारा देश भारत बहुत विशाल है और लोकतंत्र के मामले में दुनिया में हम विशालतम देश में गिने जाते हैं। तो हमारा देश भारतीय संविधान से चलेगा, तो हमारे संविधान में जो वर्णित कानूनी व्यवस्था है उस आधार पे सभी धर्मावलंबियों को स्वतंत्रता पूर्वक अपने आस्था के अनुसार अपने मंदिर में, अपने मस्जिद में, अपने गिरजाघर में स्वतंत्रता पूर्वक अभिव्यक्ति की आज़ादी है, पूजा करने की आज़ादी है और जिस ढंग से चाहे वो कर सकते हैं कानून के दायरे में। इसलिए उस पर कोई इस तरह की घटनाएं नहीं होना चाहिए। हम तो कहते हैं जितना पढ़ना है पढ़िए। हमारे यहाँ जितने मंदिर हैं, कितने लोग हैं तो 24 घंटे एक बार भी पूजा नहीं करते। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे कि वो बजरंगबली की पूजा करें, भगवान राम की रोज़ पूरा पूजा करें, अम्बेडकर साहब की भी आरती उतारे। डॉक्टर साहब, मैं आपको थोड़ा सा रोकता हूँ। एक और बड़ा क्रिटिकल सा सवाल आजकल चल रहा है सत्ता परिवर्तन का या दल परिवर्तन का। बीच में खबर निकल करके आई कि ओम प्रकाश राजभर भाजपा के साथ जाने वाले हैं। अमित शाह के साथ पुरानी फोटोज को वायरल किया जा रहा था। बाद में ओम प्रकाश राजभर ने स्पष्ट तौर पर बयान दे दिया कि मैं किसी के साथ जाने वाला नहीं हूँ। शिवपाल यादव को भी लेकर के बड़ी बातें चल रही हैं। चूंकि आपका गठबंधन का दल है इसलिए मेरा सवाल है, शिवपाल यादव को भी लेकर के चर्चा चल रही है। क्या सचमुच में ये जो बुलबुले निकल रहे हैं, राजनीतिक बुलबुले हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? कोई सच्चाई नहीं है, ये राजनीतिक षड्यंत्र है। जब भारतीय जनता पार्टी जो इस दम्भ में डूबी हुई थी कि पूरे देश में हम चुनाव अकेले दम पे जीत लेंगे, जब माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का जो दल है सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, इससे अलग हो गई भारतीय जनता पार्टी, तो आपने देखा कि 2017 का परिणाम, विधानसभा का परिणाम क्या था। अभी जो चुनाव 2022 के विधानसभा का परिणाम क्या है, पूरा पूर्वांचल प्रभावित हुआ है। और जो लोकसभा, एक लोकसभा के 5 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी हार गई है। गाजीपुर हो, आजमगढ़ हो, आप जौनपुर में मछली शहर ले लीजिए, सदर लोकसभा ले लीजिए, कहीं 1 सीट 2 सीटें जीत रहे हैं विधानसभा की, वो भी 500-800 वोटों से, कहीं ईमानदारी, कहीं बेईमानी से, कहीं मार्जिन से। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब उत्तर प्रदेश में किसी भी राजनीतिक पार्टी की ये मजबूरी है कि या तो हम किंग मेकर की भूमिका में हैं या तो हमारा सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी खुद सरकार में आने की स्थिति में है। वो थोड़ा देर लगेगा। हम इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में तीसरे नंबर की पार्टी है और आने वाले समय में आप देखिएगा आप लोगों के सहयोग से हम दूसरे नंबर पे भी आ सकते हैं। हाँ, हमारा जो गठबंधन है वो समाजवादी पार्टी से ईमानदारी का गठबंधन है। उनके साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।